अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे और शुरू के जो 4 प्रॉब्लम्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं और बाकी के जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 से और फिर न्यूमेरिकल्स की ये हमारी दूसरी और आखिरी वीडियो होगी चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन की। तो प्रॉब्लम नंबर अगर 5 की वर्डिंग हम लोग पढ़ें कि इसमें वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी अगर हम लोग डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं। पहले पार्ट के अंदर कितना डिस्टेंस, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ का जो रेडियस है अर्थ का जितना भी हमारे पास रेडियस है, फर्स्ट करो कि ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास रेडियस है। अगर हम लोग इतना ही डिस्टेंस, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस ऊपर चले जाएं, ठीक है, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस अगर ऊपर चले जाएं, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर जी की क्या वैल्यू होगी, यानी कि जी डैश। तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करके बतानी है, जी डैश, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस, कितना, इसके रेडियस के जितना, जितना इसका रेडियस है अगर उतना ही डिस्टेंस हम लोग ऊपर चले जाएं तो इसके ऊपर जी की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकाल के बतानी है। और दूसरे पार्ट के अंदर उन्होंने बोला है कि इसको ट्वाइस कर दो, अर्थ का जितना भी रेडियस है उसका ट्वाइस करके आप जो है ऊपर चले जाओ। तो मतलब एक और आपके पास इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक और आर ई जो ऐड हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर दूसरे पार्ट के अंदर आपको निकाल के बतानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जिसको हम लोग जी डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो डाटा में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाली है। जो उन्होंने पूछा है कि अर्थ के रेडियस से ऊपर चले जाएँ हम लोग, अर्थ की सरफेस से, अर्थ का जितना रेडियस है अर्थ की सरफेस से अगर उतना ऊपर चले जाएं तो उस पॉइंट के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी। तो हमारे पास रेडियस चेंज हो जाएगा ना, मतलब अब हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक आप हो जो यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और एक जो है वो आपके पास ये अर्थ है, इसको बोल दो कि ये मास 1 है या फिर मास ऑफ अर्थ है या फिर पहली बॉडी है, और ये आपके पास जो है वो दूसरी बॉडी है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था न्यूटन के लॉ के अंदर कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कम होती जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, यानी कि इनके दरमियान आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी वैल्यू कम होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी जो वैल्यू होती है वो कम होती है। हमने ये वाली एक डेरिवेशन भी की थी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं वो कम होती जाती है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर इसे हम लोग जो है वो सॉल्व करें, ठीक है, 2 पार्ट है, एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या है जी निकालने का, वो हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर भी करके आ चुके हैं और डेरिवेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया था। क्या था, जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई और अपॉन में आपके पास आर ई का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है जी निकालने का। अब ये वाला फार्मूला कब होता है कि जब आपके पास कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हो। अब हमारे पास जो बॉडी है वो कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, मतलब अर्थ का जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस जो है वो ऊपर चली गई है। जाहिर सी बात है कि इसका फार्मूला भी जो है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास, और वो कितना आएगा, जी डैश, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट दिस या फिर एट डिस्टेंस, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है इसके ऊपर, तो कैपिटल जी एम ई और अपॉन में आर ई डैश का स्क्वायर आएगा, आर ई डैश का स्क्वायर आएगा। और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग आर ई डैश बोल रहे हैं। और ये कितना होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है डाटा के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने जो बताया हुआ कितना होगा, 2 आर ई के बराबर होगा। कैसे कि एक आर ई ये हो गया और एक आर ई ये हो गया, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आर ई आएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग जो पुट करेंगे 2 आर ई, तो जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई और आर ई डैश यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि आर ई डैश जो है वो किसके बराबर है, 2 आर ई के बराबर है। तो यहाँ पे डाल दो 2 आर ई, ठीक है, और इसका जो है वो आपके पास स्क्वायर,
स्क्वायर जो है जब इसके ऊपर गिरेगा 2 के ऊपर तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई एज इट इज़, और यहाँ पे जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा और आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो इसे अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे मज़ीद लिखें तो जी डैश जो है वो किसके बराबर आएगा, 1/4 को हमने एज इट इज़ रखा और इसकी जगह पे जो हम लोग पुट कर रहे हैं जी, और ये वाला जो जी है वो कौन सा है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो कितना होता है, जी की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरह से भी छोड़ सकते हो कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप अर्थ के रेडियस जितना डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाओ तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर इसे नंबर्स के अंदर बताना है आपने तो सिंपली 1/4 अपनी जगह पे लिखो और यहाँ पे जो 9.8 लिख दो, यानी कि 9.8 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 9.8 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 9.8 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.45 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसे बुक से कंपेयर करो तो बुक के अंदर भी आपका जो आंसर है वो यही है। और इसी तरह फिर अगर दूसरे वाला पार्ट देखना है तो दूसरे वाले पार्ट, ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट के अंदर क्या करोगे कि जी डबल डैश इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल जी एम ई और अपॉन में जो है वो आर डबल डैश आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और आर डबल डैश जो है वो किसके बराबर होगा, एक ये डिस्टेंस हो गया, एक ये डिस्टेंस हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 3 आर ई, एक ये वाला आ रही, एक ये वाला आ रही और एक ये वाला आ रही, यानी कि 3RE। तो 3RE बराबर है आर डबल डैश के। सिंपली इसको जो वो आप लोग यहाँ पे पुट कर दो, मतलब यहाँ से लेकर अब जो है वो यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों ने डालना है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो अब ये वाला बन रहा है, मतलब अब बॉडी जो है वो यहाँ पे पहुँच गई है। तो जी डबल डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई और अपॉन में 3RE और इसका स्क्वायर। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जी डबल डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई और अपॉन में 9 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास कितना होता है, 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 9 होता है, और साथ में आर ई का स्क्वायर। दोबारा से इसकी जगह पे हम लोग जी डालेंगे, ठीक है। जी डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/9 टाइम्स दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमारे पास जी है। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने बताया था कि जो जी होता है वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया उससे। और अगर वैल्यूज़ के अंदर बताना है तो जी डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। तो 9.8 को आप डिवाइड कर दो 9 से तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 9 तो 1.08। जी डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.08 और साथ में लगा दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बुक के अंदर भी आप देखो तो बुक के अंदर भी जो आपका आंसर है वो तकरीबन इतना ही है, 1.09 लिखा हुआ उसके अंदर, वो उन्होंने राउंड ऑफ करके बता दिया है। तो हमारे पास जो आंसर है वो इतना है, यानी कि 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अर्थ के डिस्टेंस से या फिर अर्थ की सरफेस से इतना डिस्टेंस आप ऊपर चले जाओ तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इतनी रह जाएगी या फिर इतनी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 था, काफ़ी आसान सा था। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 हमें क्या बता रहा है। प्रॉब्लम नंबर 6 की अगर हम लोग जो है वो वर्डिंग पढ़ें तो प्रॉब्लम नंबर 6 में वो आपसे पूछ रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितने डिस्टेंस के ऊपर अर्थ की सेंटर को अगर हम लोग रेफरेंस बनाते हुए एक डिस्टेंस के ऊपर जाएं, मतलब कितना डिस्टेंस हम लोग कवर करें अर्थ की सेंटर से लेकर, डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव 1/2 द वैल्यू दैट इट हैज़ ऑन द अर्थ सरफेस। प्रॉब्लम नंबर जो है वो ये हमारे पास 6 है, सही। और इसके अंदर वो लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग जाएं, यानी कि आपको निकाल के बताना है आर डैश, डिस्टेंस निकाल के बताना है कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग जाएं सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर, ये आपके पास अर्थ है और इससे हम लोग कितना डिस्टेंस ऊपर जाएं कि जो हमारे पास जी की वैल्यू है
यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो आधी हो जाए, हाफ हो जाए, एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो जी है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम कितने डिस्टेंस के ऊपर जाएं, ऐसा कितना डिस्टेंस हम लोग जो है वो कवर करें अर्थ के सेंटर से लेकर कितना डिस्टेंस हम लोग जो है वो कवर करें। आर डैश जो है वो बताना है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाए एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 9.8 का आधा, 9.8 का आधा शायद 4.9 होता है। तो वो बोल रहे हैं कि 4.9 हो जाए हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, हम कितना डिस्टेंस कवर करें। तो इसे जो हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं। जी की जो वैल्यू दी है उन्होंने 1/2 दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रेफरेंस दे देते हैं अपना कि जो आपके पास जी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल जी ME और अपॉन में RE का स्क्वायर। ठीक है, अब RE को अगर यहाँ पे हम लोग लेके आ जाएं, RE के स्क्वायर को यहाँ पे लेके आ जाएं इज इक्वल टू के, और जी को इधर ले जाएं, तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि RE का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी ME और अपॉन में जो है वो सिंपल वाला जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसे बोल दो कि ये जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, यानी कि एक रेफरेंस है जो आगे हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जी डैश, ये वाली जो जी डैश उन्होंने हमें बताई है, मतलब हम लोग एक डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं ना, अर्थ से जो है वो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जाने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होगी, या फिर उसके अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी, वो ऑल्टर होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपिटल जी ME और अपॉन में हम लोग ये वाला डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो डिस्टेंस रहता है वो तो RE ही रहता है, लेकिन अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है ये RE नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हमें जो है वो निकालना है R डैश। तो R डैश, या फिर सबसे पहले अगर हम लोग वैल्यू डाल दें इसकी, जी डैश की वैल्यू जो उन्होंने हमें सवाल में दी हुई है, यहाँ पे बताओ कि जी डैश जो है वो उन्होंने हमें सवाल में बताया कि हाफ का जी के बराबर है। तो अगर इसको इस इक्वेशन के अंदर डालें हम लोग तो 1/2 और साथ में जो है वो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी ME और अपॉन में R डैश का स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर भी आएगा ऊपर क्योंकि फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। अब अगर हमें जो है वो ये कैलकुलेट करना है R डैश, तो R डैश हम लोग एक तरफ करेंगे और बाकी सारी चीज़ें इज इक्वल टू के उस तरफ कर देंगे। ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन से, इज इक्वल टू के साइन क्रॉस करेगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G इक्वल आएगा 2 कैपिटल जी ME और अपॉन में R डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था जी से, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस किया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाली चीज़ हम लोग इधर ले आएंगे और ये वाली चीज़ जो है हम लोग इधर ले आएंगे, यानी कि R डैश का जो स्क्वायर है वो इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू के, यानी कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपनी जगह जो है चेंज करके वहाँ चला जाएगा। तो 2GME और अपॉन में जो आपके पास स्मॉल g, ये वाला g। ठीक है, और अब अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने चीज़ बनाई थी ये किसके इक्वल थी, ये दोनों सेम है, कैपिटल जी ME अपॉन जी, कैपिटल जी ME अपॉन जी, ये किसके इक्वल था, RE के स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे हम लोग RE का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो R डैश का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 टाइम्स RE का स्क्वायर, 2 टाइम्स RE का स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब चूँकि जो है वो हमें सिर्फ R डैश की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लो, लिख देना यहाँ पे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रूट आएगा और यहाँ पे भी रूट आएगा, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। R डैश की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वाला स्क्वायर रूट जो जब दोनों पे गिरेगा तो हाफ का या रूट के अंदर जो है वो 2 और RE का स्क्वायर जो था इसके ऊपर भी रूट, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। तो R डैश इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट और साथ में RE। तो यहाँ पे भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हो कि जो आपके पास R डैश या फिर जो डिस्टेंस है वो कितना है, √2 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर √2 की अगर वैल्यू हम लोग जो है वो निकालें कैलकुलेटर के अंदर तो √2 की वैल्यू कितनी आती है, √2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 1.41
r डैश इज इक्वल्स टू 1.41, आगे भी है नंबर लेकिन यहाँ तक भी जो है वो हम लोग छोड़ सकते हैं, टाइम्स दी रेडियस ऑफ अर्थ या फिर अर्थ रेडियस, यूँ भी लिख सकते हो कि r डैश जो है वो इक्वल है 1.41 दी टाइम्स दी अर्थ्स रेडियस, जैसा आपकी बुक के अंदर उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। तो ये भी इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। या अगर आपकी बुक के अंदर हम लोग आंसर देखें तो उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर प्रॉपर वैल्यू निकाल के बतानी है तो सिंपली क्या करो कि रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर दो 1.41 को। आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू वो कितनी है, तकरीबन कोई 6.38 एक्सपोनेंट 8 या एक्सपोनेंट 6 देख लेते हैं। जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो आप जो है वो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करके डायरेक्ट पूरा जो है वो पूरी एक वैल्यू भी बता सकते हो कि इतनी है 1.41 और इसको मल्टीप्लाई करा दो 6.38 एक्सपोनेंट 6 के साथ, तो आपके पास एक पूरी अमाउंट आ जाएगी कि कितनी बड़ी जो है वो हमारे पास वैल्यू है। मल्टीप्लाइड बाय 6.38 और एक्सपोनेंट आपके पास कितना है 6। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा तकरीबन कोई 9 पॉइंट, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखो, साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि जो पॉइंट है वो यहाँ पे हो, 9.022 और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास कितना आएगा 6 मीटर, एक्सपोनेंट 6 मीटर। कैलकुलेटर के अंदर जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है 9022682.52 और ये जो है वो हमें सबको पता है कि ये सिंपल वाला फॉर्म होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म होती है। चूँकि हम लोग आंसर जो बताते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बताते हैं, तो तभी हमने जो है वो इस तरह से एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करके बताया। और अगर आप लोग देखो तो पॉइंट जो कितनी जम खा रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेके आए और एक्सपोनेंट के साथ 6 लगा दिया। तो इतना डिस्टेंस अगर आप अर्थ के सेंटर से ऊपर चले जाओ ठीक है, अर्थ के सेंटर से इतना डिस्टेंस अगर आप लोग ऊपर चले जाओ तो आपके पास जी की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 4.9 हो जाएगी। तो ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर और जल्दी से उसको देखते हैं कि वो किस तरह का प्रॉब्लम है या फिर उसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिटवीन 2 कॉलेज स्टूडेंट्स। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, और उनके अंदर आपको बोला जा रहा है कि कंप्यूट करके बताओ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पहले वाले बंदे का जो मास है यानी कि M1 जो है वो आपके पास 80 kg है, एक जो है वो 80 किलो का बंदा है, और जो दूसरा है वो आपके पास M2 50 किलो का बंदा है, ठीक है। 80 किलो का बंदा और 50 किलो का बंदा कॉलेज के अंदर जो है बैठे हुए हैं बेंचेस के ऊपर, और आपसे पूछा जा रहा है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का है, ठीक है। 2 मीटर दूर ये दोनों बंदे खड़े हुए, एक ये बंदा है, ठीक है, और एक जो आपके पास ये बंदा है। इसका वज़न 80 kg है, इसका वज़न जो है वो 50 kg है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 मीटर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकाल के बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के दरमियान। और पूछा जा रहा है कि क्या ये जो फोर्स है ये वर्थ वरीइंग अबाउट है, यानी कि इससे ये मतलब इसका कोई इफेक्ट होगा उन दोनों बंदों के ऊपर, या फिर ये इसका इफेक्ट जो उनको महसूस होगा, या फिर ये जो है ये परेशानी की बात है, ये मतलब ये महसूस भी होगी उन बंदों को, ये नहीं होगी। सिंपली आपसे जो है वो ये पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर। पहला ये बताना है और दूसरा बताना है कि ये जो हमारे पास फोर्स आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी, ये परेशानी की बात है या नहीं। तो इसका आंसर जो है हमें बताना है। सॉल्व करते हैं, आसान सा प्रॉब्लम है। डायरेक्ट एफ का फॉर्मूला लगाओ, जी M1 M2 और अपॉन में जो है आपके पास R²। जी की वैल्यू 6.67, एक्सपोनेंट जो है माइनस का 11 होती है। यहाँ पे 80 डाल दो, यहाँ पे 50 डाल दो, और यहाँ पे जो है वो 2 का स्क्वायर डाल दो। तो डायरेक्ट हम लोग जो है वो आंसर लिख रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 6.67 6.673 और एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो माइनस का 8 न्यूटन। और आपकी बुक
से भी अगर हम लोग आंसर देख लें तो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 9 न्यूटन माइनस का 8 न्यूटन, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा। और अगर इसका दूसरा वाला हम लोग पार्ट देखें तो, और वैसे अगर इसको देखो, इस फोर्स को देखें तो ये काफ़ी कम फोर्स है, काफ़ी छोटी सी फोर्स है। -8 के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड पे 8 जम्प जो लगाएगा, यानी कि 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास जो 8 यहाँ पे 6 करके 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी सी फोर्स है। इतनी सी फोर्स का क्या पता लगेगा, इतनी कम, ये मतलब ये जो फोर्स की वैल्यू ये इतनी ज़्यादा कम है कि ये महसूस ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो पार्ट बी है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट बी का जो आंसर इन्होंने बुक के अंदर लिखा हुआ है कि नॉट एट ऑल, और अगर आपको नॉट एट ऑल, और अगर आपको जो है वो लंबा करके बताना है तो आप खुद से लिख सकते हो कि एज दिस फोर्स इज़ सो स्मॉल सो इट इज़ नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसलिए ये महसूस ही नहीं होगी, या फिर इसके बारे में जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी फोर्स जो है वो मौजूद होती है, दो कॉलेज स्टूडेंट्स अगर मौजूद हैं तो उनके दरमियान ये वाली फोर्स एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर और देखते हैं कि 8 वाला भी शायद जो है वो इसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कि अगर वो आसान है तो वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर बोलेंगे डिटरमिन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स द सर्कुलर ऑर्बिट विद द रेडियस ऑफ 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 10। डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 0.53 एक्सपोनेंट माइनस का 10 मीटर। बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिवॉल्व कर रहा है। इन दोनों के दरमियान जो फासला या फिर जो रेडियस है इस ऑर्बिट का, और वो बेसिकली आपको जो है वो डिस्टेंस दे रहा होगा इन दोनों के दरमियान, वो इतना है। और मास भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, प्रोटॉन का मास भी दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस का 31 kg है, और जो प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 1.67 एक्सपोनेंट माइनस का 27 kg। सिंपली आपको क्या करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल के बतानी है। फार्मूला लगाओ, कैपिटल G m1 m2 और अपॉन में r का स्क्वायर। m1 की जगह पे इलेक्ट्रॉन का मास डाल दो, m2 की जगह पे प्रोटॉन का मास डाल दो। g की जो वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11 आपके पास वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर है, और r की जो वैल्यू वो ये दी हुई है, कैलकुलेटर के अंदर डालो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, तो ये आप लोग खुद परफॉर्म कर लेना। हम लोग आखिरी प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, और आखिरी प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा हुआ है आपसे कि अ वुमेन विद अ मास ऑफ 45 kg, एक लड़की है जिसका जो मास है वो 45 kg है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर। वो एक मीटर के ऊपर एक जो है मशीन के ऊपर खड़ी हुई है जो वेट या फिर जो है वो आपको मास कैलकुलेट करके बताती है, स्केल के ऊपर खड़ी हुई है। द एलिवेटर एक्सिलरेट्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतनी एक्सिलरेशन से वो जो एलिवेटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हाट इज़ द वुमेन्स वेट एज मेजर्ड बाय हर इन द एलिवेटर। आप बताओ कि उस वुमेन का वेट कितना होगा, या फिर अपरेंट वेट यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब ये एलिवेटर वाला केस है, एलिवेटर के अंदर एक जो है वो बंदी खड़ी हुई है, और यहाँ पे जो है वो वेट मशीन है जिसके ऊपर वो अपना वेट जो वो चेक कर रही है, ठीक है। एलिवेटर जा रहा है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा W, इससे हम लोग जो है वो टेंशन बोलते हैं, या फिर T से हमने रिप्रेजेंट किया था। और यही वाली जो चीज़ होती है, फिर यही वाली जो टेंशन की वैल्यू होती है, ये हमें वेट की वैल्यू दे रही होती है असल में। जैसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर, अच्छा इसको पहले पूरा कर लेते हैं, और ये हो गया, मतलब उसका वेट जो है वो कितना आ रहा होगा, ठीक है। हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारे पास जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वेट हमें कैसे मेजर करके बता रहे होते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया तो इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसके ऊपर जो
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लग रही होगी ये हमें वैल्यू बता रही होती है कि कितनी है, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं स्टेशनरी कंडीशन के अंदर, अगर रेस्ट के अंदर है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो वो वाली कि जिसके अंदर एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने एपरेंट वेट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो देखा था और इसकी एक इक्वेशन भी बनाई थी कि अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास नेट फोर्स कॉन्सेप्ट आता है कि नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, आपके पास ज़्यादा वाली फोर्स यानी कि टी माइनस का छोटी वाली फोर्स जो कि वेट की फोर्स है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि एम ए, क्योंकि ये जो है वो आपके पास एफ है, ठीक है, नेट फोर्स, यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स जो होती है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए के बराबर होती है, तो यहाँ पे आ गया था एम ए इक्वल्स टू टी माइनस का वेट जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, एम जी के, तो यहाँ पे आ गया था एम जी, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ निकाल के बतानी है, ये इज इक्वल टू के जो इस तरफ आ जाएगी तो एम ए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू टी, और फाइनली टी इज इक्वल्स टू इन दोनों में से कॉमन आएगा एम ए प्लस का जी, ठीक है। तो टी निकालना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, टी इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है 45, और यहाँ पे जो आपके पास ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1.2, और प्लस का जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो इसे सॉल्व करो, आपके पास अपरेंट वेट आ जाएगा जो उसको महसूस हो रहा होगा या फिर जो वो फील कर रही होगी एलिवेटर के अंदर जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं 45 इंटू 1.2 और प्लस का 9.8, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 495 न्यूटन, और ये अच्छा खासा जो है वो आपके पास वेट है, मतलब अपरेंट वेट जो है वो इतना होगा इसका तकरीबन। और अगर इसका एक्चुअल वेट देखें तो एक्चुअल वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट कैसे निकालते हैं एमजी से, तो एक्चुअल वेट 45 इंटू 9.8, एक्चुअल वेट कितना था इसका, एक्चुअल वेट भी चेक कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ठीक है, तो 441 न्यूटन, ये इसका एक्चुअल वेट था, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि ये एक्चुअल वेट था। और अगर एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जा रही हो, ऊपर की तरफ जा रही हो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, तो उसको जो उसका वेट महसूस होगा या फिर जो उसको नज़र आएगा इस वेट बैलेंस के ऊपर, जिसे हम लोग एपरेंट वेट बोलते हैं, वो कितना होगा 495 न्यूटन। अच्छा खासा जो है वो बढ़ जाएगा वेट। और अगर वैसे भी हम लोग देखें तो हम जब एलिवेटर के अंदर जो है ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें भी इस तरह से महसूस हो रहा होता है कि हमारा जो वेट है वो बढ़ गया है, और शायद हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर नंबर 6 था ग्रेविटेशन का, ये हम लोगों ने जो ख़त्म कर लिया है। अब अगली वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसे हम लोग स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।